नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको बता दें, डीआरडीओ के लिए नया डीएफपी 2026 यानी कि डेलीगेशन फॉर फाइनेंशियल पावर्स 2026 वो लॉन्च किया है। इस डीएफपी के जरिए सरकार ये दावा कर रही है कि इससे रक्षा अनुसाधन परियोजनाओं को तेजी मिलेगी, मंजूरी, और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रक्रिया वो आसान होगी। स्वदेशी रक्षा तकनीकों को इससे तेजी मिलेगी और उसका विकास वो और तेज होगा। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको बता दें, डीआरडीओ के लिए एक नई वित्तीय व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत संगठन के अधिकारियों को पहले से ज्यादा वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। अब कई फैसले विभागीय स्तर पर ही लिए जा सकते हैं। इससे परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में कम समय लगेगा और इसी के साथ आपको बता दें कि अनुसंधान कार्य तेजी से वो आगे बढ़ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डीएफपी 2026 का मकसद वित्तीय मंजूरी की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। अब आपको बता दें कि अनुसंधान परियोजनाओं में अनावश्यकता देरी कम होगी और नई रक्षा तकनीकों को समय पर तैयार किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे सेना, नौसेना और वायुसेना को नई तकनीक और आधुनिक रक्षा प्रणालियां वो जल्द मिल सकेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीएफपी 2026 रक्षा अनुसंधान के विकास, तकनीक, प्लेटफॉर्म्स और इसी के साथ आधुनिक प्रणालियों के उत्पादन के वो तेजी लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि इससे नई तकनीकों को जल्द सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सकता है। साथ ही उद्योगों, स्टार्टअप्स और इसी के साथ शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग भी मजबूत होगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में नवाचार को और बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्थाओं में प्रशिक्षण, ट्रायल और मूल्यांकन से जुड़े कार्यों के लिए अलग वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसी के साथ एक्स्ट्रा म्यूचुअल रिसर्च प्रोटेक्शंस और डिफेंस इनोवेशन कार्यक्रम के लिए एक स्पष्ट वित्तीय अधिकार वो तैयार किए जाएंगे। इससे विश्वविद्यालयों, निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी नया रक्षा अनुसंधान में भागीदारी का अवसर वो मिलेगा। सरकार लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भर कम करने और स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर वित्तीय मंजूरी मिलने से मिसाइल प्रणाली, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा तकनीक, संचार प्रणालियां और इसी के साथ आपको बता दें कि निगरानी उपकरणों के विकास में वो तेजी आएगी। इसका सीधा लाभ वो भारतीय सशस्त्र बलों को मिलेगा और देश की रक्षा क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी। डीएफपी 2026 को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे न केवल रक्षा परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को भी इससे नई मजबूती मिलेगी। रक्षा विशेषज्ञों की नज़र में अब इस बात पर रहेगी कि आखिरकार ये जो नई व्यवस्था है उसका असर आने वाले समय में रक्षा अनुसंधान और इसी के साथ स्वदेशी तकनीक के विकास पर कितना तेजी से दिखाई देता हुआ पड़ता है। तो रक्षा मंत्रालय की ओर से नई व्यवस्थाओं को तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले आपको बता दें कि वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था, सेना के आधुनिकीकरण और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा रणनीति का नया मानक तय कर दिया है और भारतीय सेना अब हर तरह की चुनौती का सामना करने में पूरी तरीके से सक्षम और तैयार है। एक विशेष बातचीत में आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर रही है। उनके मुताबिक इस अभियान ने भारतीय सेना की संयुक्त युद्ध क्षमता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक संचार व्यवस्था, साइबर नेटवर्क्स और सटीक हमले की तैयारी का सफल प्रदर्शन इस ऑपरेशन के दौरान देखने को मिला है। उनका कहना था कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक और बेहतर समन्वय से जीते जाएंगे। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि सेना का आधुनिकीकरण केवल नए हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। इसके लिए संगठन, तकनीक, प्रशिक्षण और रणनीति का भी उतना ही जरूरी है और बदलाव बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसी सोच के तहत यहाँ पर रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन और इसी के साथ अंशी ड्रोन प्लाटून और शक्ति बाढ़ रेजिमेंट्स जैसी नई इकाइयों का गठन वो किया गया है। इसका उद्देश्य सेना को प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत बनाना है। उन्होंने नई बाज बटालियन का भी जिक्र किया है। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि ये यूनिट सेना की ड्रोन क्षमता को मजबूत करेगी। इससे प्रशिक्षित तकनीक वो विशेषज्ञ तैनात किए जा रहे हैं जो निगरानी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में काम करेंगे। उनका कहना है कि आधुनिक युद्ध से ड्रोन और निगरानी तकनीक की भूमिका वो लगातार बढ़ती रही है और भारतीय सेना उसी दिशा में तेजी से आगे काम कर रही है। पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी की स्थिति पर बोलते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि फिलहाल हालात स्थिर हैं लेकिन पूरी तरह सामान्य नहीं रहे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सेना की पूरी सतर्कता के साथ जो है वो सीमाओं पर तैनात है। सीमा पर लगातार निगरानी, बुनियादी ढांचे का विकास और सैन्य तैयारियां पहले की तरह जो है वो जारी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सतर्कता में किसी भी तरह की ढिलाई जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी और नहीं दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि सेना अब सरकारी कंपनियां, निजी उद्योग, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर नई दिशा में जो है वो तकनीकी विकास और विकसित कर रही हैं। अग्निपथ योजना पर उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को लेकर शुरुआती अनुभव सकारात्मक रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवा सैनिक नई तकनीक, संचार प्रणाली और ड्रोन संचालन तेजी से सीख रहे हैं। हालांकि 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा देने की व्यवस्था पर अभी भी जो है अंतिम निष्कर्ष निकाला जल्दबाजी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना लगातार तकनीक रूप से जो है वो मजबूत हो रही है और भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार है। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक, आत्मनिर्भरता और संयुक्त सैन्य क्षमता की आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत जो है वो होने जा रही है। आपको भी सुनाते हैं आखिरकार क्या कुछ यहाँ पे जो है जनरल द्विवेदी ने कहा। आज जब मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती है। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ। हमारा अटल सैनिक पहाड़ों, रेगिस्तानों, ग्लेशियरों, जंगलों और दुर्गम सीमाओं पर हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए डटा रहता है। किसी भी कमांडर की असली शक्ति वही सैनिक होता है। उसकी निष्ठा, साहस, अनुशासन ही भारतीय सेना की पहचान है। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। यूएन डिप्लॉयमेंट और प्राकृतिक आपदा सहायता में अपने उत्कृष्ट कार्यों से समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम लहराया है, चाहे वह कांगो के घने जंगल हो या वेनेजुएला की भूकंपग्रस्त भूमि। इन 2 वर्षों में भारतीय सेना ने प्रगतिशील तरीके से हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सजगता बनाए रखी। आगे बढ़ने के लिए खबर की ओर आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में होने वाली अहम बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और इस मुद्दे पर आपको बता दें सहमति बन गई है। हालांकि उन्होंने इस दावे से जुड़े किसी समझौते या आधिकारिक दस्तावेज की जानकारी साझा नहीं की है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाने पर राजी हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने दोहा में होने वाली बातचीत को लेकर भी भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के बीच और टीम लगातार जो है वो कतर पहुंच चुकी है और वार्ता के जरिए मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक बातचीत का मकसद क्षेत्र में स्थिरता लाना और परमाणु विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाशना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि हाल ही में ईरान के परमाणु ढांचे पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद हालात बदले हैं। उनका कहना था कि सैन्य बदलाव के कारण ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस समय सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर मजबूत स्थिति में है और यही वजह से जो है वो बातचीत आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने इसे पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजार पर भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। उनके मुताबिक तेल की कीमत तकरीबन 70% डॉलर या यूं कहें कि $70 प्रति बैरल तक जो है वो पहुंच चुकी है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई अतिरिक्त आंकड़ा या आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय बयान एक घरेलू कार्यक्रम के दौरान दिया है। वो अमेरिकी नागरिकों को अपने वाहन खुद ठीक करने का जो है एक अधिकार देने से जुड़े एक प्रशासनिक आदेश का हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ईरान और दोहा वार्ता पर अपनी सरकार का रुख जो है वो भी सामने रखा। ट्रंप ने संदेश दिया है कि अमेरिका कूटनीति और दबाव
तीनों चीज़ों पे और दोनों रणनीतियों के जरिए जो है अपनी सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाना चाहता है। फिलहाल ट्रंप के इस दावे पर ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नज़र दोहा में होने वाली वार्ता पर होगी। माना जा रहा है कि यदि बातचीत सकारात्मक रहती है तो इससे न सिर्फ मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो है अमेरिका ने साफ तौर पे बड़ा बयान यहां पे अपना दे दिया है। अब सबकी नजरें जो हैं दोहा पे होने वाली मीटिंग को लेकर टिकी हुई हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अगर आप जो है HDFC बैंक या फिर SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल 1 जुलाई यानी कि कल से दोनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स नियम जो हैं वो बदल सकते हैं। इन बदलावों का असर जो है एयरपोर्ट्स लाउंज सुविधा, इसी के साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स और कुछ ट्रांजैक्शंस पर जो है मिलने वाले फ़ायदों पर पड़ेगा। सबसे पहले बात HDFC बैंक की। बैंक ने अपनी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली यहाँ पर डेमोक्रेटिक एयरपोर्ट लाउंज, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज की जो सुविधा है, उसके नियम बदल दिए हैं। अब मुफ्त लाउंज एक्सेस पाने के लिए ग्राहकों को पिछले तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये का खर्च करना होगा, तभी अगली तिमाही में जो है ये सुविधा उनको मिल पाएगी। एक तिमाही में अधिकतम 3 बार मुफ्त लाउंज एक्सेस का लाभ दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप, या यूं कहें कि अगर कोई ग्राहक जुलाई से सितंबर के बीच लाउंज सेवा या सुविधा लेना चाहता है तो उसे अप्रैल से लेकर जून के बीच कम से कम 60,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी था। इसके अलावा बैंक ने यहाँ पर जो है रेंट पेमेंट और इसी के साथ वोल्टेज लोड और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े ट्रांजैक्शंस पर भी जो है यहाँ पर 1% प्रोसेसिंग फीस भी लागू कर दी है। हालांकि ये शुल्क एक ट्रांजैक्शंस पर तय अधिकतम सीमा तय जो है वो हो जाएगा। अब बात अगर हम करें SBI की, तो SBI कार्ड की असल में बात यह है कि SBI ने अपने फ़ोनपे के साथ जारी अपने 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स से मिलने वाले यहाँ पर रिवॉर्ड्स पर जो है वो नई सीमा तय कर दी है। दरअसल फ़ोनपे SBI पर्पल कार्ड पर अब एक बिलिंग साइकिल से जो है अधिकतम 5,000 रुपये तक की ही कैशबैक या फिर रिवॉर्ड जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं अगर SBI फ़ोनपे सेलेक्ट ब्लैक कार्ड की बात की जाए तो इसमें जो है सीमा 10,000 रुपये प्रति महीने तक तय की गई है। इतना ही नहीं, दोनों कार्ड्स पर अब कुछ खास तरह के खर्च पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इनमें आपको बता दें कि यहाँ जो है फ्यूल, रेंट पेमेंट या फिर वोल्टेज रीलोड और सरकारी सेवाओं पर किया गया खर्च शामिल है। यानी इन कैटेगरी में भुगतान करने पर पहले की तरह रिवॉर्ड्स पॉइंट या कैशबैक का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि कार्ड धारकों को अपने खर्च की योजना नए नियमों के अनुसार जो है वो बनानी होगी। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड सेवाओं की बढ़ती लागत और इसी के साथ वास्तविक इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए जो है ये बदलाव किए गए हैं। उनका मानना है कि अब ग्राहकों को कार्ड इस्तेमाल करने से पहले ये समझना होगा कि किस तरह के खर्च पर क्या फ़ायदा मिलेगा और किन ट्रांजैक्शंस पर अतिरिक्त शुल्क या फिर रिवॉर्ड में जो है कटौती लागू होगी। अगर आप भी HDFC या फिर SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 जुलाई से लागू होने वाली इन नियमों को ज़रूर समझ लें। ऐसा नहीं करने पर आपको यहाँ पर लाउंज सुविधा या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जैसी कई फ़ायदे जो हैं वो कम मिल सकते हैं। इसलिए अगला भुगतान करने से पहले अपने कार्ड की जो है कई सारी जो शर्तें हैं और जो जानकारियां हैं उनको अच्छे से जान ले, ताकि 1 जुलाई को जो है जब नए नियम लागू हों तो आपको सारी जानकारियां जो हैं उसकी पता हों। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, दरअसल व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप और हम रोज़ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अब किसी नए व्यक्ति से चैट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर साझा करना ज़रूरी नहीं होगा। कंपनी ने नया यूज़र नेम फीचर पेश किया है जिसके ज़रिए लोग बिना नंबर बताए भी एक दूसरे से जो है जुड़ सकेंगे। फिलहाल इस फीचर का चरणबद्ध रोल आउट शुरू किया गया है। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए यूज़र नेम फीचर जो है वो लॉन्च किया है। अब यूज़र्स मोबाइल नंबर की जगह एक यूनिक यूज़र नेम का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी भविष्य में किसी से बातचीत शुरू करने के लिए मोबाइल नंबर शेयर करने से ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। कंपनी का कहना है कि ये फीचर आने वाले महीने में दुनिया भर में जो है वो सभी यूज़र्स तक पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप ने यूज़र्स रिजर्व करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे यूज़र्स पहले से अपनी पसंदीदा यूज़र नेम सुरक्षित कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक दुनिया भर में व्हाट्सएप के 3 अरब से ज़्यादा यूज़र्स हैं। ऐसे में पहले रिजर्वेशन करने वालों को अपनी पसंद या का यूनिक हैंडल मिलने की संभावना ज़्यादा होती थी। हालांकि मोबाइल नंबर सक्रिय रखना अब भी जो है वो ज़रूरी होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है एंड्रॉयड यूज़र्स अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करने के बाद इस सुविधा को ले सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप खोलकर
आपको बता दें सेटिंग्स, फिर अकाउंट्स और उसके बाद यूज़र नेम विकल्प में जो है जाना होगा। वहाँ यह पता चल जाएगा कि पसंद का यूज़र नेम उपलब्ध है या फिर नहीं। अगर वो पहले से किसी और ने ले लिया है तो ऐप दूसरे विकल्प भी जो है वो उसके सुझाव देगा। कंपनी ने साफ किया है कि यह फीचर फिलहाल चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा, इसलिए सभी यूजर्स को एक साथ ये सुविधा नहीं मिलेगी। जैसे ही किसी देश में यह फीचर उपलब्ध होगा, संबंधित यूजर्स को व्हाट्सएप की ओर से जो है इन ऐप नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। फिलहाल एंड्रॉइड पर इसका रोल आउट शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इसे धीरे धीरे जो है उपलब्ध कराया जाएगा। व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर नेम फीचर्स का सबसे बड़ा फायदा प्राइवेसी होगा। कंपनी किसी तरह की सार्वजनिक यूजर नेम डायरेक्टरी नहीं बनाएगी, यानी कोई भी व्यक्ति केवल सही यूजर नेम होने पर ही जो है आपसे संपर्क कर सकेगा। इससे स्पैम और अनचाहे संदेश का जो वो है फ्लो आउट वो कम होगा, और साथ ही यूजर्स को ये तय करने का ज़्यादा अधिकार मिल सकेगा कि कौन उनसे बातचीत कर सकता है। व्हाट्सएप का नया यूज़र नेम फीचर आपको बता दें प्राइवेसी और सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा कदम और बदलाव माना जा रहा है। आने वाले समय में मोबाइल नंबर्स की जगह यूज़र नेम में चैट शुरू करना आसान होगा। अगर आपके ऐप में ये फीचर अभी नहीं दिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से सभी यूजर्स के लिए जो है वो जारी कर रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट्स के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।